फैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने का एक नया नजरिया देते हैं। तो इसे एक तरह की दिमागी वर्जिश समझिए, जो हमारे ज्ञान को परखेगी और शायद इतिहास को देखने का हमारा तरीका भी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ तो सवालों का पूरा जखीरा है। पहली नज़र में शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम एक एक सवाल की तह तक जाएंगे और उसके पीछे की कहानी को समझेंगे। तो फिर क्या हम सब इस ऐतिहासिक सफर के लिए तैयार हैं? ठीक है, तो अब और इंतजार नहीं करते हैं, सीधे आते हैं मुद्दे पर। चलिए अपने ज्ञान को परखते हैं। हमारा पहला पड़ाव होगा इतिहास की एकदम बेसिक बातें, मतलब वो सवाल जो इतिहास की इतनी बड़ी इमारत की नींव का काम करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, और ये एक क्लासिक सवाल है। इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री, ये टाइटल असल में किसे दिया जाता है? जरा सोचिए। और जवाब है हेरोडोटस। अब देखिए, दिलचस्प बात सिर्फ उनका नाम नहीं है, बल्कि ये है कि उन्हें ये उपाधि मिली क्यों। अपनी किताब द हिस्ट्रीज में उन्होंने पहली बार घटनाओं को सिर्फ कहानियों की तरह नहीं सुनाया, बल्कि उनकी वजह और नतीजों के साथ एक व्यवस्थित तरीके से पेश किया। सही मायनों में उन्होंने ही इतिहास को किंवदंतियों से निकालकर एक गंभीर स्टडी का सब्जेक्ट बनाया। और ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने इतिहास को समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अगला सवाल हमारी समय की समझ को परखता है, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए, साल 1015 ईस्वी ये कौन सी शताब्दी का हिस्सा है? 10वीं या 11वीं? इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देगी। देखिए, 11वीं शताब्दी 1001 ईस्वी से शुरू होती है और 1100 पर खत्म होती है। तो जाहिर है 1015 तो सीधा सीधा 11वीं शताब्दी में ही आता है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है। साल के पहले दो अंकों में बस एक जोड़ दीजिए, जैसे 1015 के लिए 10 जमा 1 यानी 11वीं शताब्दी। सिंपल। बहुत बढ़िया। अब जब हमने समय को समझ लिया है, तो चलिए भारतीय इतिहास के उस दौर में चलते हैं जिसे महान साम्राज्यों और उनके शासकों ने एक पहचान दी। अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में राजनीतिक सोच को प्रभावित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेन फोकस किस चीज पर है? इसका जवाब है राजनीतिक नीतियां। देखिए, अर्थशास्त्र सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है कि शासन कैसे चलाना है, अर्थव्यवस्था कैसे संभालनी है और मिलिट्री स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। और इसकी अहमियत इतनी गहरी है कि इसे भारतीय राजनीतिक सोच का एक फाउंडेशन माना जाता है, जिसके सिद्धांत आज भी पढ़े और समझे जाते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प एंगल से देखते हैं। हमें प्राचीन भारत के बारे में इतना कुछ कैसे पता है? इसका एक बड़ा क्रेडिट उन विदेशी यात्रियों को जाता है जो यहाँ आए और अपने अनुभव लिखे। हमारा अगला सेक्शन उन्हीं की नज़रों से इतिहास को देखेगा। मौर्य दरबार में एक यूनानी राजदूत आए थे, मेगास्थनीज। उन्होंने भारत पर एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी थी। उनकी उस किताब का नाम क्या था? जी हाँ, उसका नाम था इंडिका। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इंडिका की जो ओरिजिनल कॉपी थी ना, वो अब मौजूद नहीं है। वो समय के साथ कहीं खो गई। तो फिर हमें उसके बारे में पता कैसे चला? बाद के ग्रीक और रोमन लेखकों ने अपनी किताबों में उसके इतने हवाले दिए, इतने रेफरेंस दिए कि उन टुकड़ों को जोड़कर मौर्यकालीन भारत की एक शानदार तस्वीर बन सकी। कमाल है ना? चलिए अब एक और महत्वपूर्ण यात्री को एक महान शासक से जोड़ते हैं। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान, वो किस गुप्त शासक के राज में भारत आए थे? और इसका जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान की यात्रा उस समय हुई जिसे अक्सर गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। उनके लिखे हुए नोट्स से हमें उस समय के समाज, एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की शांतिपूर्ण जिंदगी के बारे में इतनी कीमती जानकारी मिलती है, जो इस गोल्डन एज वाली बात को और पक्का करती है। ठीक है, तो अब हमारे आखिरी दौर के लिए चलिए उन ठोस सबूतों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें इतिहासकार अतीत की पहेली को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा फोकस होगा सिक्के और शिलालेख, यानी वो सबूत जो हमें जमीन से मिलते हैं। ये एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन इतिहास के लिए बेहद जरूरी है। क्या कोई बता सकता है कि न्यूमिज्मैटिक्स, या जिसे हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहते हैं, वो आखिर है क्या? तो न्यूमिज्मैटिक्स है सिक्कों और मेडल्स की
साइंटिफिक स्टडी। पर ये इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सिक्के अपने आप में छोटे छोटे ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह होते हैं। सोचिए, उन पर बने चित्र, राजा का नाम, तारीख और यहाँ तक कि सिक्के की धातु, ये सब हमें उस दौर के राजा, उनके साम्राज्य की सीमाओं और आर्थिक हालत के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। और आखिर में एक सवाल उस शख्स के बारे में जिन्होंने भारत में इन सभी खोजों की नींव रखी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंघम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल के तौर पर उनका काम वाकई असाधारण था। उन्होंने ही सारनाथ, सांची और हड़प्पा जैसे भारत के कई बेहद अहम और पुराने स्थलों की पहचान की और उन्हें बचाने की नींव रखी। तो हमने कुछ खास सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन अब जरा रुककर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। मतलब इन सवालों से हटकर खुद इतिहास को समझने का क्या मतलब है। हम अक्सर सुनते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। वैसे तो इस कथन का क्रेडिट कई लोगों को दिया जाता है, लेकिन इसका असली मतलब ये है कि अतीत की घटनाओं में कुछ पैटर्न होते हैं, जिन्हें समझकर हम अपने आज को बेहतर बना सकते हैं और भविष्य के लिए कुछ सीख सकते हैं। तो इन सभी फैक्ट्स और आंकड़ों के बाद हम एक आखिरी सवाल के साथ रह जाते हैं। ये सवाल हमें असल में सिखाते क्या हैं? ये सिर्फ तारीखों और नामों का खेल नहीं है। ये हमें सिखाते हैं कि हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं और कैसे अतीत की आवाज आज भी हमारे वर्तमान में गूंजती है। तो सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है।